गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, विद्या भारती पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज के वीडियो में आप लोग देखेंगे 6 नंबर पर है पपीता। देखिए बेटा, अब तक आपने 5 फल वाली खेती के बारे में अध्ययन कर लिया है। अब 6 नंबर पर आपके सिलेबस में दे रखा है पपीता। तो आज आप लोग जो पपीता है उसकी खेती के बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ राजस्थान के अंदर अभी बहुत ज़्यादा जो पपीते की खेती है वो की जा रही है। उसके बारे में आप लोग भी ध्यान देवें, और जो ग्रामीण इलाकों में जो किसान हैं वो भी पपीते की खेती अपनाएं और अपना कम समय में अधिक उत्पादन कर सकता है किसान। देखिए बेटा, ये एक ऐसा पौधा होता है जो 1 वर्ष से 1.5 वर्ष में ये फल देना शुरू कर देता है। वैसे बहुत सारी ऐसी वैरायटी हैं जो 1 वर्ष में फल देने लग जाती हैं, क्योंकि अन्य फल वृक्ष 5 वर्ष में फल देना प्रारंभ कर देता है, लेकिन किसान इतने दिनों तक इंतजार नहीं कर पाता है। तो पपीते को एक पूरक पौधे के रूप में उगाकर हम कम समय में अधिक पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आप लोग इसकी फसल के बारे में या इसकी खेती के बारे में ध्यान पूर्वक से देखें। देखिए बेटा, यहाँ सबसे पहले आप क्लासिफिकेशन करना कि इसका वंश नाम क्या है, ये किस परिवार से बिलोंग करता है, इसका ओरिजिन क्या है, इसके बाद में इसके में क्रोमोसोम संख्या कितनी होती है, इसके बाद में एडिबल पार्ट हैं और फ्रूट टाइप हैं, मीन्स खाए जाने वाले भाग को किस नाम से जानते हैं, जैसे मीजोकार्प कहते हैं इसके, जिसको मध्य फल बीती के नाम से जानते हैं। फल का प्रकार है, तो कई बार जेट के अंदर भी इसमें प्रश्न बन जाता है क्लासिफिकेशन के अंदर, तो आप लोग इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए बेटा, यहाँ सबसे पहले आप लोग 6 नंबर पर देखिए पपीता। ये देखिए पपीता जो अपन सभी खाते हैं, इसके फल को बहुत ही स्वादिष्ट होता है और इसमें विटामिन ए और सी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ठीक है ना बेटा, क्योंकि जिस व्यक्ति में विटामिन ए की कमी हो जाती है तो इसके फल को उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, ध्यान रखिए, PAPAYA, पपैया। ठीक है ना। इसका आप लोग वानस्पतिक नाम देखिए, बॉटनिकल नेम क्या है। तो देखिए बेटा, इसका वानस्पतिक नाम केरिका पपैया। देखिए केरिका, ये ध्यान रखना, इसको अंडरलाइन करना है। केरिका पपाया, ये लिलियस नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। ठीक है ना। आपने इसका नाम देखा, अंग्रेजी में हम पपाया कहते हैं और हिंदी में हम पपीता कहते हैं। बहुत सारे इंग्लिश वाले सर क्या करते हैं, इसकी पपीता की इंग्लिश बना देते हैं, लेकिन है क्या, ये पपाया है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग ध्यान रखिए। तो इसके बारे में देखना, इसका जो खोज है वो लिलियस नामक वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है, इसके बाद में देखना इसका परिवार। देखिए बेटा, इसका परिवार कौन सा है, ये किस परिवार से बिलोंग करता है या इसका कुल कौन सा है। तो इसका देखिए आप, केरिकेसी। क्या है, केरिकेसी इसकी फैमिली है। कई बार पूछा हुआ है बेटा, जेट कंपटीशन में पूछा हुआ है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में पूछा हुआ है। देखा, आप लोगों को बहुत सारी वेराइटी में बताऊंगा कि कौन सी वेराइटी किस काम में आती है, क्योंकि इसमें से बोर्ड एग्जाम में भी इसमें प्रश्न उठता है 4 नंबर का, हर साल, एक साल छोड़ता है और दूसरे साल इसमें प्रश्न उठता है, 100% प्रश्न उठता है। तो इसको अच्छी प्रकार से, इस खेती को अच्छी प्रकार से देख लेना, ये 4 नंबर का मामला है। ठीक है ना। तो ये देखिए, ये फसल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड इस फसल को उठा लेता है बेटा, तो आप लोग इसको अच्छी प्रकार से याद करें। केरिका पेपया नहीं, पपाया, इसको सही देखना आप लोग। बहुत सारे राइटरों जो बुक देखेंगे राइटरों की, उनमें अलग अलग नाम मिलेगा आपको, लेकिन इसका देखने सही नाम देखिए, केरिका पपाया। लिलियस नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। फैमिली इसकी केरिकेसी है। इसका सेंटर
ओरिजिन के बारे में देखिए, जिसको आप लोग उत्पत्ति स्थान कहते हैं। इसका उत्पत्ति स्थान उष्णकटिबंधीय, देखिए उष्ण कटिबंधीय अमेरिका उष्णकटिबंधीय, आप लोग इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं, बंधीय अमेरिका, ठीक है ना। उष्णकटिबंधीय अमेरिका, कोष्टक में आप मैक्सिको कर सकते हैं। ये देखिए बेटा, इसका उत्पत्ति स्थान है वो उष्णकटिबंधीय अमेरिका कह दो या मैक्सिका कह सकते हैं आप, इसका उत्पत्ति स्थान है। इसके बाद में देखना इसका क्रोमोसोम संख्या, क्रोमोसोम नंबर, ये देखिए आप लोग नंबर, गुणसूत्र संख्या 2n बराबर 18, ठीक है ना बेटा। इसी में भी 2x निकला हुआ है, इसलिए आप लोग ध्यान रखना 2n बराबर 18 इसमें गुणसूत्र पाए जाते हैं। क्रोमोसोम संख्या कितनी पाई जाती है? 2n बराबर 18। और इडिबल पार्ट देखना, खाए जाने वाला भाग है इडिबल पार्ट मध्य फलभित्ति, या इसको हम मीजोकार्प के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिए, मीजोकार्प MESOCARP, मीजोकार्प MESOCARP, जिसको हम हिंदी में मीजोकार्प के नाम से जानते हैं। ये देखिए मीजोकार्प कई बार इस रूप में दे देता है जेड के अंदर, और आप लोग बेटा गलत कर देते हैं, तो इसको आप लोग ध्यान रखें। इसको हम मीजोकार्प के नाम से भी जानते हैं या फिर मध्य फल भित्ति के नाम से भी जानते हैं। तो पपीता का जो खाए जाने वाला भाग है वो मीजोकार्प है, ये ध्यान रखना आप लोग। ये मध्य फल भित्ति तो रह जाएगा आपकी याद, मगर ये इसको इस रूप में याद करना, मीजोकार्प कहते हैं। मीजोकार्प आपकी याद रह गया तो आप लोग आसानी से इस प्रश्न को सही कर लेंगे। तो ये देखिए, ये भी आपकी जेड का प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है बेटा, ठीक है ना। इसके बाद में देखना आप लोग इसका इंपोर्टेंस देखना, इसका महत्व देखना। पपीता का पौधा 1 से 1.5 वर्ष में फल देने लगता है। पपीते का पौधा 1 से 1.5 वर्ष, आपकी बुक में 1 वर्ष दे रखा है, लेकिन कभी कभार क्या होता है, बहुत सारी वैरायटी है वो 1.5 वर्ष ले लेती हैं। आपकी बुक में यहाँ केवल 1 वर्ष के अंदर फल देने लग जाता है, लेकिन यहाँ बहुत सारी वैरायटी है जो 1.5 वर्ष ले लेती है। तो इसको आप लोग लिखेंगे 1 से 1.5 वर्ष में फल देने लग जाता है। इसमें विटामिन ए व सी, यहाँ पर देखना विटामिन ए व सी प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। देखिए बेटा, इसमें विटामिन आप लोग खाते हैं तो विटामिन ए व सी प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं यहाँ पपीते के फलों से। यहाँ पर देखना अगला इंपोर्टेंस है, पपीते के फलों से जैम। ये देखिए जैम जानते हैं आप, क्योंकि सबसे अच्छा जैम किससे बनता है? सेब से बनता है, लेकिन यहाँ इसको हम फल पाक भी कहते हैं। जैम अंग्रेजी हम JAM और हिंदी में जैम। इसके बाद में अगर हम इसके बारे में और जानना चाहिए तो इसको फल पाक कहते हैं, फल के द्वारा बनाया जाता है। इसके अलावा देखना जैम, कैंडी, सिरप। यहाँ पर देखना जैम, कैंडी व सिरप आप लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, सिरप बनाई जाती है। ये देखिए एक बार इसको समझिए आप लोग, इसके फलों से जैम बनाया जाता है, लेकिन कैंडी का मतलब आप लोग जानना चाहिए।
बहुत सारे विद्वान अलग अलग बातें बता रहे हैं इसके बारे में। देखना बेटा, बहुत सारे ये कहते हैं इसको कैंडी को हम मुरब्बा कहते हैं, और बाकी इसकी हिंदी निकालते हैं। अगर इंग्लिश वाले सर से बात करते हैं तो वो इसका अर्थ कैंडी का मतलब मुरब्बा ही निकालेगा, ठीक है ना। लेकिन वास्तविक बात क्या है, कैंडी जैसे आंवला का मुरब्बा है, यहां पर इसकी बात कर रहे हैं, किसके, पपीता, जिससे कैंडी बनाई जाती है। अब देखना यहां पर इस कैंडी की सही परिभाषा यह होगी कि जैसे आंवले के अंदर हम मुरब्बा बना रहे हैं, और मुरब्बा किस रूप में बनाए, चीनी को हम परत के रूप में बिछा रखी है। अब वो चीनी क्या हो जाएगी, चाशनी बन जाएगी। क्या बन जाएगी, चाशनी। और जो उसमें विटामिन सी या उसमें एसिड है वो मिलकर एक चाशनी का रूप ले लेते हैं, वो तरल रूप में हो जाता है। उसको हम क्या कहेंगे, कैंडी कहेंगे। ये है ओरिजिनल इसकी परिभाषा। कैंडी वह एक तरल पदार्थ है जो मुरब्बा बनाने पर जो शेष पदार्थ बचता है उसको हम कैंडी कहते हैं। सिरप है, सिरप के अंदर हम जिस प्रकार से अपन जो दवा के रूप में लेते हैं, इसकी दवा बनाई जाती है, लिक्विड रूप में बनाई जाती है, जिसका सिरप बोलते हैं आप लोग। जिस प्रकार से आप लोग नींबू वगैरह का रस बनाते हैं, उसी प्रकार से इसका भी क्या बनाते हैं, हम सिरप बनाते हैं, ठीक है। और सिरप बनाकर इसको पीने के लिए काम में लेते हैं। तो ये ध्यान रखना, आज कैंडी को आप लोग, बहुत सारे विद्वान इसको मुरब्बा बता रखे हैं, लेकिन इसको मैंने परिभाषा बताई है, ये होगी 100%। तो आप लोग ध्यान रखना, इसके फलों से जैम, कैंडी व सिरप बनाई जाती है। इसके बाद में देखना, पपीते के फलों का रंग, पपीते, यहां पर देखना, पपीते के फलों का आप लोग लिख सकते हैं, यहां पीला रंग लिख सकते हैं, ठीक है। यहां पपीते के फलों का पीला रंग किसके कारण होता है, तो यहां पर देखना, केरिका जेंथिन। किससे, केरिका जेंथिन, केरिका जेंथिन पिगमेंट्स, वर्णक, पिगमेंट्स का मतलब क्या होता है, वर्णक के द्वारा होता है, ठीक है ना। पपीते के फलों का पीला रंग केरिका जेंथिन वर्णक के कारण होता है। इसके साथ देखना, लाल गुद्दे वाली किस्मों में, लाल गुद्दे वाली किस्मों के फलों का रंग, ये देखिए बेटा, दोनों जेट में आने वाले प्रश्न हैं। क्योंकि कभी कभार देखना, पपीतों को काटते हम तो इसके अंदर जो मध्य फल भित्ति हैं वो लाल रंग लिए हुई होती है। वो किसके कारण से होती है, वो आप लोगों को पता होना चाहिए। लाइकोपिन, किसके कारण होती है, लाइकोपिन के कारण होती है। लाइकोपिन वर्णक, ठीक है ना, वर्णक है ये, देखिए आप लोग, लाइकोपिन वर्णक के बारे में आप लोग अच्छी प्रकार से देख लेना। लाइकोपिन वर्णक के द्वारा होता है। इसके बाद में देखना, पपीते के कच्चे फलों से, ये भी देखना बेटा, ये भी जेट के अंदर प्रश्न उठ जाता है। पपीते के कच्चे फलों से लेटेक्स अर्थात हम दूध कहते हैं। क्या कहते हैं, लेटेक्स को दूध कहते हैं। वैसे हिंदी बनाते हैं, रबर होता है, रबर की भांति बन जाता है, तुरंत बनाया जाता है। इसका जो उपयोग है बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। पेट संबंधित कोई समस्या हो उसके लिए इसके दूध का उपयोग किया जाता है। इसके दूध को सुखाया जाता है। ध्यान से सुनिए आप लोग, जब आप लोग पपेन निकालने की विधि आपकी नोटबुक में देखेंगे, उससे पहले आप लोग समझिए कि पपीते के हरे कच्चे फलों में, ये कौन सी अवस्था, कच्चे का मतलब होता है हरे अवस्था के अंदर 1 से 1.5 सेंटीमीटर गहरा चीरा लगा दिया जाता है, ठीक है ना। कभी कभार देखना बेटा, जो पकी हुई पपीता होती है उसके दोनों तरफ, या आप लोग जो भी इसका तरफ होता है उसकी तरफ देखेंगे तो उसमें बहुत सारे लंबे लंबे चीरे दिए हुए होते हैं। उससे क्या कर लेते हैं, लेटेक्स प्राप्त करते हैं, दूध, क्योंकि कच्ची अवस्था में दूध निकलता है। जैसे पूसा मेजेस्टी है,
CO2 हैं। ये एक ऐसी किस्म है जिनसे दूध निकाली जाती हैं। ये पपीते की ऐसी किस्म है जिससे दूध निकाली जाती है, जो अभी मैं आपको किस्म आएगी तब बताऊंगा। तो यहां पर देखना, इसके एक पात्र होता है, पात्र को लटकाकर और वृक्ष पर लटका लिया जाता है या अपने गले में डाल लिया जाता है। तो एक पात्र के अंदर इसके दूध को एकत्रित करके धूप के अंदर इसको सुखा लिया जाता है या फिर उष्मा के द्वारा इसको सुखाकर इसका पाउडर बनाया जाता है। जो इसका पाउडर है वो पेट संबंधित कोई भी समस्या हो उसके लिए काम में लिया जाता है। इसको हम क्या कहते हैं? लेटेक्स कहते हैं। ठीक है ना। मैंने पपेन तैयार करने की विधि भी बताई है, जबकि इसके बारे में तो बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी मैंने आपको बता दिया है। इसको याद रखना है कि पपेन क्या है। जो पपीते के कच्चे फलों से लेटेक्स निकलता है, जो दूध निकलता है, उसको हम पपेन कहते हैं। और अभी आपके आगे पॉइंट आएगा पपेन तैयार करने की विधि, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। लेकिन आप लोगों को मैंने बता दिया है कि इसके पपीते के फलों से लेटेक्स प्राप्त होता है। इट इज पपेन निकाला जाता है, दूध निकाला जाता है, दूध निकाल कर उसको सुखाया जाता है, सूखने के बाद में पाउडर बनाया जाता है, जो पेट संबंधित समस्याओं के लिए काम में लिया जाता है। इसके बाद में देखना बेटा, आपने इसके इंपोर्टेंट्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है, क्योंकि 1% अब की बार जेट के अंदर उठने की संभावना है। इसको अच्छी प्रकार से देख लेना। इसके बाद में देखना आप लोग क्लाइमेट क्या देखेंगे, जलवायु देखेंगे। क्लाइमेट देखिए, क्लाइमेट जलवायु, इसकी सफल खेती के लिए उष्ण जलवायु, उष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है। ये देखिए, उष्ण, गर्म व नमी युक्त जलवायु की आवश्यकता होती है। अर्थात आप लोग कह सकते हैं उष्ण जलवायु को अर्थात गर्म व नमी युक्त जलवायु। ये देखिए बेटा, इसको पूरा खोल के बताया है मैंने कि इसको गर्म व नमी युक्त जलवायु की आवश्यकता होती है। ठीक है ना। यहां पर देखना, इसके पौधों की वृद्धि के लिए औसत तापमान, ठीक है ना। इसके पौधे की वृद्धि के लिए औसत तापमान कितना? 22 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड। ये देखना, 22 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। ये फैक्ट है। ठीक है। वैसे आप लोग 38 से 44 डिग्री तक, कितना? 38 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप लोग इसकी ये सफलतापूर्वक वृद्धि कर लेता है। अगर आप लोग ध्यान रखना, सर्दियों के अंदर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से तापमान नीचे गिर जाता है तो पौधा जाने की संभावना हो जाती है। ये ध्यान रखना आप लोग, क्योंकि ये 38 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान को सफलतापूर्वक सहन कर लेता है। इसके बाद में देखना, इसके बीज अंकुरण के लिए ध्यान से सुने, कई बार जेट में प्रश्न उठा हुआ है। बीज अंकुरण के लिए 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। ये देखना बेटा, कितना? बीज अंकुरण के लिए 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। साधारण रूप से ये देखना, 38 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में अपनी सफलतापूर्वक वृद्धि कर लेता है। वैसे इसका फैक्ट है 22 डिग्री से 26 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। ठीक है ना बेटा। अब इसके बाद में देखना आप लोग मृदा देखना, जिसको आप सोइल बोलते हैं। सोइल के बारे में जानकारी प्राप्त करें। देखिए, यह अगला टॉपिक है आपका मृदा। इसकी सफल खेती के लिए दोमट, कौन सी? दोमट मृदा बहुत अच्छी रहती है। इसकी अच्छी खेती के लिए या इसकी खेती के लिए दोमट मृदा उपयुक्त होती है। दोमट मृदा उपयुक्त रहती है, अच्छी रहती है। भूमि का पीएच मान, ये देखिए, पीएच मान 6.5 से 7.5 के मध्य उपयुक्त रहता है। ये देख लीजिए बेटा,
आपने देखा मृदा की सफल खेती के लिए दोमट मृदा बहुत अच्छी रहती है। भूमि का पीएच मान 6.5 से 7.5 के मध्य अच्छा रहता है। इसके बाद में देखेंगे आप लोग इंपोर्ट वैरायटी उन्नतशील किस्में। ये देखिए बेटा, यहां पर आप लोग इंपोर्ट वैरायटी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ये देखिए, मैं इंपोर्ट वैरायटी के बारे में बात कर रहा हूं, उन्नत किस्में। यहां पर टॉपिक डालिए आप लोग। टॉपिक आपका टॉपिक होगा उन्नत किस्में। उन्नत किस्में यहां पर सबसे पहले लिखिए आप लोग फल उत्पादन के लिए। उत्पादन के लिए किस्में, ये देखो पूरा लिखते हैं अपन, ठीक है ना। फसल उत्पादन के लिए किस्में कौन कौन सी हैं? जैसे पहली है हनी ड्यू। पहली क्या है? हनी ड्यू। हनी ड्यू जिसको मधु बिंदु के नाम से जानते हैं। मधु बिंदु, इसको मधु बिंदु के नाम से जानते हैं। बहुत ही अच्छी किस्म है ये। इसके बाद में देखना कुरक हनी ड्यू। कुरक नहीं, कुरग हनी ड्यू। हनी ड्यू, ये ध्यान रखिए आप लोग, कुरग है, कुरग हनी ड्यू। तीसरे नंबर पर है वासी गठन। बहुत बढ़िया किस्म है वासी गठन। वासी गठन, ठीक है ना बेटा। चौथे नंबर पर रांची लिखिए। रांची भी बहुत बढ़िया किस्म है। 5 नंबर पर है कोवन। इसके बाद में को6। देखिए बेटा, ये तीनों वैरायटी हैं। आप लोग नंबर डालकर लिख सकते हैं। कोवन कोयम्बटूर, इसका नाम है कोयम्बटूर 1, कोयम्बटूर 2, कोयम्बटूर 6, ठीक है ना। तो ये आप लोग ध्यान रखना। पूसा डेलीशियस बहुत बढ़िया किस्म है। पूसा डेलीशियस कई बार जेट के अंदर उठी हुई है। पूसा डेलीशियस, ये कई बार किस्म उठी हुई है। इसके बाद में देखना पूसा डेलीशियस के बाद में पूसा जाइंट। पूसा जाइंट, ये देखना 8 नंबर पर देखिए आप लोग पूसा नन्ना। जो आप लोग इसकी पूसा नन्ना को आप बो सकते हैं गृह वाटिका के अंदर, गमलों में उगा सकते हैं इस वैरायटी को। पूसा नन्ना, पूसा नन्हा। इसके बाद में देखना पूसा डवार्फ। पूसा डवार्फ बहुत बढ़िया किस्म है। पूसा नन्ना है, पूसा डवार्फ है, पूसा डेलीशियस है, ठीक है ना बेटा। ये कई बार ये आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है और आप लोग गलत कर देते हैं। इसके बाद में आप लोग प्राप्त करेंगे बेटा, दूसरे नंबर पर डालेंगे आप, या इधर देखिए आप लोग दूसरे नंबर पर हैं। दूसरे नंबर पर आप लोग किस्म लिखेंगे क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए। दूसरे नंबर पर क्या है? पपेन उत्पादन के लिए। पपेन मीन्स दूध प्राप्त करने के लिए पपीता का पपेन, दूध प्राप्त करना ही पपेन कहलाता है, ध्यान रखना। इस दूध को सुखाने के बाद में पाउडर बनाया जाता है, जिसको हम इस क्रिया को पपेन कहते हैं। पपेन उत्पादक किस्में पहला देखना, पहली किस्म होगी कौन सी? पूसा मेजेस्टी। पूसा मेजेस्टी, ठीक है ना। नंबर 2 कोटू CO2, जिसको कोयम्बटूर 2 के नाम से जानते हैं। इसके बाद में देखना उभयलिंगी किस्में। उभयलिंगी तीसरे नंबर पर है। उभयलिंगी किस्में में देखना बेटा, पहली किस्में हैं पूसा डेलीशियस। पूसा
CS, वैसे मैंने इसकी किस्म बता दी है लेकिन ये उभयलिंगी है। दूसरा है पूसा मेजेस्टी, ये भी बता दी है, जिससे पपेन तैयार किया जाता है, उभयलिंगी है। उभयलिंगी जानते हो किसे कहते हैं? जिसमें नर और मादा पुष्प पाए जाते हैं उसको हम उभयलिंगी किस्म कहते हैं, ठीक है ना। पूसा मेजेस्टी, ये भी बता दी गई हैं। और तीसरे नंबर पर है ताइवान और कोथरी, ताइवान और कोथरी, ठीक है ना, जिसको कोयम्बटूर 3 के नाम से जानते हैं, ठीक है बेटा। इसके बाद में आप लोग जानकारी प्राप्त करते हैं गृह वाटिका या गमलों में कौन सी किस्में लगाई जाती हैं। गृह वाटिका के लिए, गृह वाटिका जिसको किचन गार्डन कहते हैं, गृह वाटिका या गमलों में लगाने के लिए किस्में, ठीक है ना। आप लोग देखना, पहली किस्म पूसा नन्ना लिखी है क्योंकि मैंने मेन किस्मों में लिख दिया है। आप लोग यदि आपसे पूछे तब बात बता रहा हूं आप, क्योंकि ये जेट के अंदर प्रश्न पूछ ली जाती है, अन्यथा मैंने जो आपको ये किस्में बता दी हैं उसको याद कर लेना अच्छी प्रकार से, ठीक है ना। ये आपको मैंने बता दिया है, ठीक है। जिसमें इसमें ताइवान है, एक नई किस्म है, उसको और लिख लेना आप लोग 10 नंबर पर। उसके बाद में देखना 2-3 तो ये आपको मैं ऐसे ही बढ़ा दिया, जैसे कोयम्बटूर 1 है, कोयम्बटूर 2 है, कोयम्बटूर 6 है, ठीक है। इसके बाद में देखना ये गृह वाटिका के लिए पूसा नन्ना, हाँ ठीक है। इसके बाद में देखना दूसरी किस्म आप कौन सी लगा सकते हैं, पूसा नन्ना के बाद में आप लोग कौन सी लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग इसको पूसा मेजेस्टिक भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक किस्म ही मानिए आप लोग जो गृह वाटिका के लिए लगाते हैं, ज़्यादा पूसा नन्ना ही लगाते हैं, ठीक है। सफलतापूर्वक अपनी वर्दी कर लेता है, ठीक है। इसके बाद में देखना आप लोग अगला जो नवीन किस्में देखिए, जो नई किस्में विकसित की गई हैं, नवीन किस्में जिसमें आप लोग पहले नंबर पर देखना अर्कासूरिया, देखना क्या है, अर्कासूरिया और अर्का प्रभात, अर्कासूरिया, और 2 नंबर पर है अर्का प्रभात। ये दोनों किस्म क्या है बेटा, संकर किस्म है। क्या है, संकर किस्में, ये ध्यान रखिए आप लोग। दोनों किस्में क्या है, संकर किस्में हैं, अर्कासूरिया और अर्का प्रभात। देखिए आप लोगों ने यहां तक पूछ गया है, कहां तक पूछ गए आप, इंपोर्ट वेराइटी तक पूछ गए हैं, और अपनी ट्रिक्स पर ले लेना इस किस्मों को, क्योंकि ये इन किस्मों से आपकी बार ये जेट के अंदर प्रश्न उठने की संभावना देखना आप लोग जरूर, इसमें से एक प्रश्न उठेगा। और ये बोर्ड में भी आपकी बार ये प्रश्न उठ सकता है कि पपीते की खेती का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। 4 बिंदु होंगे इस प्रश्न में, क्योंकि बड़े प्रश्नों में आएगा, और आप लोग सफलतापूर्वक ये 4 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। और सिस्टोमेटिक तरीके से आप लोग लिखते हैं तो आप लोग जरूर अच्छा नंबर प्राप्त करेंगे, ठीक है। इसके बाद में देखना इसका प्रवर्धन, ठीक है। इसके बारे में देखना, प्रवर्धन मीन्स होता है प्रसारण, प्रवर्धन, इसको प्रोपेगेशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है बेटा। तो आप लोग देखना इसका प्रोपोगेशन है वो बीज द्वारा किया जाता है, ठीक है। अब देखना बेटा, चूंकि 1 हेक्टेयर क्षेत्र की पौध तैयार करने के लिए 250 से 300 ग्राम बीजों की आवश्यकता होती है। ये देखिए आप लोग, कितने, 250 से 300 ग्राम बीजों की आवश्यकता होती है। आप लोग इसका प्रोपोगेशन अच्छी प्रकार से ध्यान से देख लेना बेटा,
क्योंकि 1 हेक्टर कई बार पूछ लिया जाता है कि 1 हेक्टर क्षेत्र की पौध तैयार करने के लिए पपीते के कितने बीजों की आवश्यकता होती है, तो आप लोग सीधे सीधे शब्दों में बात करेंगे 250 से 300 ग्राम। ठीक है, इसके बाद में एक परिभाषा और देख लीजिए, क्योंकि कई बार आ जाता है डायसिस। ठीक है ना, ये स्त्रीलिंग के संबंधित है। इसमें गायनो डायसिस किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा देखेंगे, जिनमें किनमें, पपीते के पौधे में, और किनमें, ठीक है ना, जिनमें मादा, जिनमें केवल मादा या उभयलिंगी पौधे होते हैं, या उभयलिंगी पौधे होते हैं, उन्हें गायनोडाइसिस कहते हैं। उन्हें क्या कहेंगे? गायनोडाइसिस। जिनमें पपीते के फूलों में केवल मादा या उभयलिंगी, नर और मादा दोनों उपस्थित हों। उभयलिंगी का मतलब क्या होता है? जिसमें नर और मादा दोनों पुष्प उपस्थित हों, उसको हम उभयलिंगी कहते हैं। तो यहाँ जिनमें केवल मादा या उभयलिंगी पौधे होते हैं, उनको हम गायनोडाइसिस कहते हैं। तो देखना बेटा, जितने भी मैं आज के इस वीडियो में जितने भी बिंदु बताया है, जितने भी टॉपिक बताया है, आप लोग इनको लिखकर याद करें, क्योंकि मैंने आपको ये भी कहा है कि ये जो खेती है बोर्ड के अंदर 1 साल छोड़कर दूसरे साल आती हैं, इसलिए आप लोग इसको बहुत ही अच्छे तरीके से याद करें। तो मैं आशा करता हूं आज का जो वीडियो है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसके लिए बेटा आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।